जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल। हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन और पिछले 2-3 लेक्चर से अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लेके चल रहे हैं और होपफुली अब तक हमें, मेरा ख्याल है अब हम कह सकते हैं कि वी कैन रिमेंबर द इक्वेशन इज एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल plus liabilities. Capital plus liabilities. So that is our equation. Assets are equal to capital plus liabilities. ये हमारी इक्वेशन है और इसके अलावा हमारे पास एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसमें हम बात ये करते हैं कि प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू इंक्रीज इन नेट एसेट्स प्लस ड्राइंग्स माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक, आज हम एक डिफरेंट तरह से देखते हैं कि जनाब इस तरह भी सवाल आ सकता है अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। दिस माइट बी अ क्वेश्चन लाइक दिस। ठीक, क्या सवाल है जनाब? तो हमें पता है जी एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब आपने पिछले 2 लेक्चर्स में देखा कि जनाब ये इक्वेशन होल्ड करती है, इट्स ऑलवेज होल्ड, यानी कि एसेट्स हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होते हैं। अब सिचुएशन ये है कि अगर आपको ये कहा जाए कि एक कंपनी के पास एसेट्स हैं 12,500 के और उसके पास बिजनेस के जनाब लाइबिलिटीज हैं 1800 की, तो कैन वी फाइंड अ कैपिटल? यस, वी कैन फाइंड अ कैपिटल। ओके, सिचुएशन 2, एसेट्स हैं 28,000 के, कैपिटल लाइबिलिटी है 4,900 की। कैन वी फाइंड अ कैपिटल? बिल्कुल हम फाइंड कर सकते हैं कैपिटल। तीसरी सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन, 16,800 16,800 के एसेट्स हैं, ठीक, और कैपिटल है 12,500 का। कैन वी फाइंड अ लायबिलिटी? Yes, we can find a liability. Number 4, 19,600 के एसेट्स हैं, कैपिटल है 16,450। Can we find a liability? Yes, we can find it. Then we have next is, अगली जनाब है हमारे पास, एसेट्स का नहीं पता लेकिन कैपिटल है जी हमारे पास 19200 और लाइबिलिटीज है हमारे पास 6,300। एसेट्स आ सकते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। दूसरी सिचुएशन है 39,750 और लाइबिलिटीज हैं 11,650। ले जनाब, अब ये क्या है जनाब, ये अकाउंटिंग इक्वेशन की एप्लीकेशन। क्या हमने ये देखा पिछले 1-2 लेक्चर्स के अंदर कि जितनी मर्जी ट्रांजैक्शंस हो जाएं बिजनेस में, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इट ऑलवेज रिमेन सेम, इट इज ऑलवेज रिमेन सेम। डेबिट्स आर इक्वल टू, सॉरी, एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक, अब हम यहां पे कह जी कैन वी फाइंड अ मिसिंग फिगर, इसको हम कहते हैं फाइंडिंग अ मिसिंग फिगर। हमें पता है जी एसेट्स 12,500 के हैं, 1,800 की लाइबिलिटीज, व्हाट इज द कैपिटल? तो हम कहते हैं जनाब वी कैन कैलकुलेट वेरी इजीली, कैपिटल विल बी इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो हम क्या करेंगे, 12,500 माइनस 1,800, सो दैट इट इज 10,700। कैपिटल है जी 10,700 का, कैसे निकला है? 12,500 माइनस
1800, तो इट्स कैपिटल 10,700। फिर यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे जी? 28,000 माइनस 4,900, so it is 23,100 कैपिटल आ गया। नाउ कैन वी कैलकुलेट द लायबिलिटी? तो हम कहते हैं बिल्कुल जनाब, 16,800 माइनस 12,500, 4,300, 19,600 माइनस 16,450, 3,150, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। अब एसेट्स मिसिंग है, दोनों को हम ऐड कर लेते। 19,200 प्लस 6,300, 25,500, 25,500 के एसेट्स आ गए। फिर 39,750 प्लस 11,650, so it is 51,400 assets are. So finding the missing figure. तो हमने शुरू में बात की थी कि अगर हमें अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कोई सी दो फिगर्स दे दी जाएं तो तीसरी हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट इट वेरी इजीली। ठीक, हम बड़े आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन है जो हमने लिखी, वो थी जनाब प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इज इक्वल टू इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन नेट एसेट्स प्लस ड्राइंग्स माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अब इसमें भी कोई भी मिसिंग फिगर आप निकाल सकते हैं अगर बाकी तीन फिगर्स आपको दी गई हों। मसलन फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहूं कि कैलकुलेट करें जी प्रॉफिट क्या है, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इफ नेट एसेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, नेट एसेट्स at the start of the month is equal to, for example, I am just taking up the figures, is 100,000, 1 lakh. Net assets at the end of the month, it is 175,000. ठीक हो गया। Capital introduced, capital introduced by the owner during the month is of 30,000. Drawings made by the owner. ठीक, तो ड्राइंग उसने की है जनाब 10,000। बताएं जी बिजनेस ने प्रॉफिट इस एक माह में कितना अर्न किया। सो वी कैन कैलकुलेट हाउ मच इज द प्रॉफिट। So we put up the figure. Increase or decrease in net asset कैसे निकलेगा? Closing net assets, closing net assets means net asset at the month end, हमेशा या year end या month end, minus opening net assets means the net assets at the start of the month प्लस, मतलब ये आपके पास आ गया इंक्रीज या डिक्रीज, प्लस ड्राइंग्स माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। नाउ पुट अप द फिगर हियर। अब आप देखें क्लोजिंग नेट एसेट यानी कि नेट एसेट एट द एंड ऑफ द मंथ इज 175,000 माइनस ओपनिंग नेट एसेट इज 100,000। तो ये आ गया आपके पास। ठीक, प्लस ड्राइंग्स कितनी है 10,000 माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 30,000।
Now solve it. So it is 75,000 plus 10,000 minus 30,000. So you will get how much? 75 plus 10, 85. 85 minus 30. So it is 55,000 प्रॉफिट. बिजनेस ने 55,000 का प्रॉफिट अर्न किया. बिजनेस ने 55,000 का प्रॉफिट अर्न किया. ठीक. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट द कैपिटल इंट्रोड्यूस जो है, जो हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार ये अभी मैंने 30,000 लिया हुआ. जस्ट एज्यूम इट कि मैं कहता हूँ कि कैपिटल इंट्रोड्यूस जो है वो 1 लाख ओनर ने ड्यूरिंग द मंथ इंट्रोड्यूस कराया. कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इज 100,000. ठीक. अब आप देखो अगर ये 1 लाख हो, बाकी चीजें वैसे ही हैं. अब मैं इसको यहां पर इसके पैरेलल सॉल्व करूं. अगर अब ये दूसरी सिचुएशन है कि जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि अभी हमने ओरिजिनली सिनेरियो 1 ये बनाया, नाउ इट्स अ सिनेरियो 2 कि सब कुछ यही है, सिर्फ ये चेंज हो गया कि कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख. अब क्या आंसर आएगा? अब आंसर क्या आएगा? इसी तरह जनाब 175,000 माइनस 100,000 प्लस 10,000 माइनस 100,000. ठीक हो गया ना. सॉल्व इट. तब हम इसको जब सॉल्व करते हैं ये कितना आ गया? 75,000 प्लस 10 माइनस 100,000. कहते हैं अब 85 माइनस 100,000. सो इसका मतलब है ये माइनस 15,000 हुआ. इसका मतलब एक्चुअली क्या हुआ? एक्चुअली लॉस हुआ. बिजनेस ने इस महीने में लॉस किया, 15,000 का लॉस किया. माइनस आंसर किस में आ रहा है? माइनस में. सो इट्स अ माइनस 15,000. सो इट मीन्स बिजनेस एक्चुअली मेड अ लॉस. बिजनेस ने लॉस किया है एक्चुअली. अब इसमें आप कोई भी फिगर मिस कर लें. फॉर एग्जाम्पल हमें बता दिया जाता कि बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है 55,000 का. ठीक. और हमें क्लोजिंग नेट एसेट्स, ड्राइंग्स और कैपिटल इंट्रोड्यूस बता दिया जो, और हमसे पूछा जा सकता है बताएं ओपनिंग नेट एसेट्स क्या. सो इसका मतलब है कि इसके अंदर टोटल फिगर कितनी है? 1 2 3 4 5. तो कोई 4 फिगर अगर हमें बता दी जाए तो हम 5वीं फिगर जैसे हम यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं वैसे ही हम वहां पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस इक्वेशन इन योर एग्जाम. ठीक. ये इक्वेशन जो है हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकती हैं. दैट कम्स इन. ठीक. तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस इक्वेशन इन द एग्जाम. तो आप नोट कर लें इन दोनों इक्वेशन को. ठीक. फिर हम आज एक और छोटा सा सवाल जैसे हम कल कर रहे थे, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन में मूवमेंट पे बात कर रहे थे हम. ठीक हो गया. वंस अगेन देयर इज अनदर क्वेश्चन टू सॉल्व इट. आज हम थोड़ा सा अपनी स्पीड को तेज करेंगे ताकि हम बेहतर तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अप्लाई कर सकें. ठीक. हमारे पास स्टोरी वही है, दैट इज एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. और हमने कहा जी हमारे पास सिचुएशन ये है कि दैट द रिसोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल टू द सोर्सेज. तो जितने भी रिसोर्सेज हैं बिजनेस के पास वो हमेशा किसके इक्वल है? तो हमने कहा जनाब ये इक्वल है सोर्सेज के. इसी थीम को लेके हम चल रहे हैं और ये थीम जो है वो हमारा अभी आने वाले कई दिनों में चलना है, क्योंकि हम जब नेक्स्ट टॉपिक कनेक्ट करेंगे, आगे शुरू करेंगे, तो उसको भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ ही कनेक्ट करेंगे. ओके. सो दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करेंगे वो भी हम इसी के साथ कनेक्ट करेंगे. ठीक. लेना देयर इज अनदर क्वेश्चन और ऑलमोस्ट जो हमने पहले किया उसी को एक दफ़ा दोबारा से ज़रा रिपीट करेंगे. ठीक. रिपीट इट अगेन. लेकिन आज हम ज़रा
जल्दी में करेंगे, वी डू इट टू डू इट क्विकली। ठीक, तो क्या करें जनाब, सबसे पहले जनाब क्वेश्चन है, मिस्टर अली स्टार्टेड अ स्नूकर क्लब, उन्होंने अपना एक स्नूकर क्लब बना लिया और उसकी पहले माह की ट्रांजैक्शंस जो है वो कुछ इस तरह से हैं। उसने बिजनेस शुरू किया है जनाब, ही स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन इन सितंबर, सो 1 सितंबर को उसने ट्रांजैक्शन की है, और वो क्या है, 1 सितंबर ट्रांजैक्शन। स्टार्टेड बिजनेस विद ₹100,000, स्टार्टेड बिजनेस with ₹100,000, 1,00,000 से जी बिजनेस शुरू किया। हाफ ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक, हाफ ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक and the remaining is in cash. The remaining is in cash. क्या कह रहा है जी, पहले इसको कॉम्प्रीहेंड कर लें। कह रहा है बिजनेस शुरू किया है, टोटल अमाउंट जो बिजनेस को दी है मिस्टर अली ने वो 1,00,000 रुपए। ठीक हो गया, ठीक हो गया, जिसमें से 50,000 कह रहे हैं जी हमने बैंक में जमा करा दिए और बाकी जो है वो कैश की सूरत में। तब अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते हैं जनाब यहां पर, सो वी आर विद एसेट्स, एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। नहीं, ये हमारे पास इक्वेशन है। और ट्रांजैक्शन नंबर 1 ये कह रही है कि कैप बिजनेस शुरू किया है विद द अमाउंट 100,000। इसका मतलब है बिजनेस के पास 1,00,000 के रिसोर्सेज आ गए, ओनर ने दिए, जिसमें से वो कह रहे जनाब के हमने 50,000 बैंक में जमा करा दिए। सो द 50,000 इज इन बैंक, 50,000 बैंक में और 50,000 कैश। सो इंक्रीज इन इकोनॉमिक रिसोर्स। कितने का इंक्रीज आ गया जी दोनों में, कैश और बैंक में? तो हम कह रहे हैं 50,000 का इंक्रीज आ गया। अब दूसरा सवाल हमारा हमेशा से ये है कि भाई ये पैसे कहां से आए, ये रिसोर्सेज आए कहां से, फ्रॉम वेयर द बिजनेस गेट द रिसोर्सेज। तो हमने कहा जनाब ये रिसोर्सेज ऑनर ने दिए और टोटल जो रिसोर्सेज उसने दिए वो 1,00,000 के। तो ये 1,00,000 जो कैश और बैंक अकाउंट में पड़ा है ये ओनर ने दिया, दिस हैज बीन गिवन बाय ओनर। तो ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन बन गई। पहले भी ऐसे ही है, पिछले 2 सवाल जो हमने किए ये ट्रांजैक्शन उसमें भी ऐसी, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने इसको चेंज किया कि आधे पैसे बैंक में हैं और आधे पैसे कैश में। ले जनाब दूसरी ट्रांजैक्शन है दैट मिस्टर अली, और ये ट्रांजैक्शन है जनाब 5th of September, 5 सितंबर। मिस्टर अली took a loan for business, took a loan for the business ठीक हो गया, फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक, फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो है उससे लोन ले लिया, कितने का जी? ₹50,000, 50,000 रुपए का कमर्शियल बैंक से लोन ले लिया, ठीक, थ्रू चेक। बैंक ने चेक दिया जी आपको, चेक के थ्रू आपको ये अमाउंट मिली है। इसका मतलब ये किधर जाएगा? तो हम कहते हैं जनाब ये
जाएगा जनाब कहाँ पे, तो ये जाएगा बैंक में। तो हम कहेंगे सेकंड ट्रांजैक्शन जो हुई उसमें बैंक में इंक्रीज आ गया कितने का, 50,000 रुपए का फर्दर आ गया बैंक में। कहां से आए, दैट इज हियर, दैट इज द बैंक लोन। बैंक से लोन लिया गया है और वहां से पैसे आए हैं, कितने पैसे, लाइबिलिटीज बढ़ गई हैं, कितने पैसे हैं जी, 50,000 आपने बैंक से लोन ले लिया है, मिस्टर अली ने बिजनेस के लिए और बिजनेस को लोन लेके दी। ओके, देन he brought a shop of rupees 100,000 through check। ले जा कितने का जनाब, एक दुकान ले लिया उसने। he brought a shop for rupees 100,000 through check। और ये ट्रांजैक्शन है जी 6 सितंबर को। 6 सितंबर को उसने क्या किया, brought a shop rupees 100,000 थ्रू चेक। चेक से उसकी पेमेंट की, दुकान खरीद ली है, 1 लाख रुपए की दुकान खरीद ली है और चेक से उसकी पेमेंट कर। ओके, तब कहता जी एक और एसेट आ गया और उसका नाम है शॉप या बिल्डिंग। ठीक हो गया, शॉप या बिल्डिंग कितने की जनाब, तब कहते हैं इसमें इंक्रीज आया है। लुक एट द थर्ड ट्रांजैक्शन, 1 लाख की दुकान आपने ले ली प्लस 100,000 और थ्रू बैंक पेमेंट की है, तो इसका मतलब है इसमें 1 लाख का डिक्रीज आ गया। सो 100,000 बैंक में डिक्रीज और शॉप और बिल्डिंग में 1 लाख का इंक्रीज आ गया। सो एक एसेट बढ़ गया, दूसरा एसेट कम हो गया। मेरे में ये ट्रांजैक्शन हम पहले भी कर चुके हैं, बार बार कर रहे हैं सो दैट कि ये रिटेन हो जाए। इसके बाद आप ब्रॉट फर्नीचर एंड फिक्सचर ऑन क्रेडिट रुपीज 20,000 और ये ट्रांजैक्शन है जनाब 8 सितंबर को। क्या होता है जी 8 सितंबर को, ब्रॉट फर्नीचर एंड फिक्सचर, brought furniture and fixture on credit rupees 20,000 rupees। फर्नीचर एंड फिक्सचर बाय कर लिया 20,000 रुपए का। कितने का जनाब, 20,000 रुपए का और क्रेडिट पे खरीदा। ठीक, तो हम कहते हैं जी एक और एसेट आ गया हमारे पास बिजनेस के पास और उसका नाम है फर्नीचर एंड फिक्सचर। कितने का इंक्रीज आ गया इसके अंदर, तो हम कहते हैं इसके अंदर इंक्रीज आ गया 20,000 रुपए का। सो देयर इज इंक्रीज ऑफ 20,000। कहां से इंक्रीज आया, कैश यूज किया नहीं, बैंक में तो पैसे थे ही नहीं, इसका मतलब है 20,000 का फर्नीचर और ये इंक्रीज आया जनाब आपने क्रेडिट पे लिया, तो ये हमारे पास आ गए पेबल्स। कितने का इंक्रीज आ गया पेबल्स में, तो हम कहते हैं जनाब इट इज 20,000। उधर एसेट बढ़ा, दूसरी तरफ पेबल्स बढ़ गए, क्योंकि फर्नीचर आपने खरीद लिया किस पे, क्रेडिट पे। यू जस्ट परचेज द फर्नीचर ऑन क्रेडिट। सो हमने कहा जनाब ये इधर भी इंक्रीज आ गया और उधर भी इंक्रीज आ गया। उसके बाद जनाब हमारे पास है द रेंट पेड, द पेड रेंट 8th of September, then 11th September। Rent paid rupees 5,000 थ्रू कैश। ठीक, कैश के जरिए 5,000 रुपए का रेंट पे किया। तो रेंट पे किया तो क्या हुआ, रेंट किस फैमिली से,
तो हमने कहा रेंट दे दिया, बेनिफिट कंज्यूम कर लिया। 5,000 का बेनिफिट जिसका नाम रेंट है आपने कंज्यूम कर लिया, इसका मतलब एक्सपेंस हो गया। सो इट इज़ एन एक्सपेंस। तो हम कहते हैं आप कितने का एक्सपेंस हुआ? 5,000 का। तो कैश में 5,000 कम होगा, इट्स 5,000 लेस। और क्या हुआ है? एक्सपेंस, इट विल रिड्यूस योर प्रॉफिट, और जब प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा इसका मतलब कैपिटल। तो हम यहाँ पे -5,000, इट्स 5,000 माइनस, सो इट्स एन एक्सपेंस, इट इज रेंट एक्सपेंस। So just I'm writing here rent expense. Because it is an expense, it is going to reduce the profit of the business. और जब ये प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा तो अल्टीमेटली ये ओनर के कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है। तो ये बात आपने याद रखनी। ठीक हो गया जनाब, ये बार बार हम कर रहे हैं। इसके बाद जनाब नेक्स्ट सर्विसेज रेंडर्ड, ठीक, और उसके अगेंस्ट उसको पैसे आए हैं पूरे महीने में, लोग आए बिलियर्ड शिलियर्ड खेली उन्होंने, तो उसको 1,00,000 रुपए की इनकम रिसीव। और ये है जनाब 17 सितंबर, 17th of September। तो जनाब सर्विसेज फी रिसीव्ड ₹100,000, 1,00,000 रुपए की सर्विसेज फी रिसीव्ड हुई इन कैश, कैश में। ठीक हो गया। अब सर्विसेज फी ये इसकी इनकम, इनकम उसको आई और कैश में आई, तो हम ये कहेंगे कि कैश जो है वो बढ़ गया प्लस 100,000। और चूंकि ये इनकम है तो अल्टीमेटली ये इनकम प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी, प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी, तो इसका मतलब है ये कैपिटल को इंक्रीज करेगी। सो इट्स एन इनकम, सो इट विल इंक्रीज द कैपिटल। रेंट एक्सपेंस विल डिक्रीज द प्रॉफिट, कैपिटल को डिक्रीज करेगा। इनकम विल इंक्रीज द प्रॉफिट, तो कैपिटल को इंक्रीज करेगा। ले जाओ, ये हो गया। इसके बाद कहते हैं जनाब सर्विसेज प्रोवाइडेड बट द अमाउंट इज स्टिल रिसीवेबल, 17 और फिर है जनाब 20। सर्विसेज रेंडर्ड, सर्विसेज दे दी बट अमाउंट is still receivable, रुपीस, ये कितने हैं जनाब? ये भी 1,00,000 रुपीस, 100,000, 1,00,000 की सर्विसेज दे दी है, लेकिन अमाउंट अभी रिसीव नहीं हुई। तो जब अमाउंट रिसीव नहीं हुई इसका मतलब इट्स स्टिल रिसीवेबल, तो हम कहते हैं वी हैव अनदर एसेट एंड दैट इज रिसीवेबल, रिसीवेबल। और कितने के रिसीवेबल आ गए हमारे पास? तो हम कहते हैं जी हमारे पास रिसीवेबल आ गए 1,00,000 के, तो प्लस 100,000। अब ये चूंकि इनकम है, once again it will increase the capital, it will increase the capital because it will increase the profit, so it will increase the capital। ले जनाब, ये हो गया। आगे जनाब पेड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट फर्नीचर, ये है जी ट्रांजैक्शन 21 सितंबर। पेड द अमाउंट, paid the amount outstanding against furniture, outstanding against furniture, paid the amount outstanding against furniture। कह रहा जी फर्नीचर एंड फिक्सचर जो आपने खरीदा था, ठीक, उसके अगेंस्ट जो अमाउंट आपकी थी आउटस्टैंडिंग वो आपने पे कर दी इन कैश।
कैश में जो थी वो आपने पे कर दी इन कैश। ठीक हो गया। कितनी अमाउंट देनी थी हमने, तो हमने देखा फर्नीचर के अगेंस्ट हमने अमाउंट देनी थी। ये हमने फर्नीचर एंड फिक्सचर खरीदा और ये हमने अमाउंट देनी थी, यानी कि 20,000 टोटल, और हमने कैश में दे दिया। तो हम क्या करेंगे, कैश रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या जनाब इट इज गोइंग टू बी माइनस 20,000, और इधर लाइबिलिटीज कम हो गई माइनस 20,000, माइनस 20,000, माइनस 20,000। एसेट्स कम, लाइबिलिटीज कम। ठीक हो गया। उसके बाद आप कहते हैं जी he received all amount through check which was outstanding on 20th September। कह जी वो तमाम पैसे जो आउटस्टैंडिंग थे 20 सितंबर को, ये जो उसने सर्विसेज दी 1 लाख रुपए की, कहता जी वो सारे के सारे पैसे आ गए। रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक, थ्रू चेक, और ये आए जनाब पैसे 22 सितंबर, 22 of September, received the outstanding amount, received the outstanding amount through check। चेक के जरिए सारी आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो रिसीव कर लिया आपने। कितनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी, 1 लाख। तो 1 लाख के पैसे बैंक में आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या हुआ, रिसीवेबल्स ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी, इन्होंने पैसे दे दिए, इसका मतलब है इसमें डिक्रीज आ गया 1 लाख, एसेट खत्म। और ये इधर से किधर आ गया, ये बैंक में आ गया प्लस 100,000। एक एसेट कम हुआ, दूसरा एसेट इंक्रीज कर गया। 1 लाख रिसीवेबल्स जो पैसे आपने लेने थे वो आपने ले लिए, तो रिसीवेबल में से माइनस, और बैंक में हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक, ले जा 23 सितंबर को एक ट्रांजैक्शन होती है कि जनाब 23rd of September, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 23rd of September। क्या कह रहा है जनाब, कह रहा है जी ₹50,000 कैश डिपॉजिटेड in the bank, ₹50,000 cash deposited in bank। तो बैंक में आपने 50,000 जमा करा दिए, ₹50,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। तो क्या बना जनाब, 50,000 आपने बैंक में जमा करा दिए। तो क्या होगा, कैश में से 50,000 निकल गए और बैंक में आ गए। बैंक बढ़ गया, कैश कम, माइनस 50,000 जमा 50,000, मतलब आपने कैश जो है वो बैंक में से, कैश में से लिए पैसे और बैंक में जमा करा दिए। सो एक एसेट कम, दूसरा एसेट इंक्रीज। सो माइनस 50,000 प्लस 50,000। देन वी हैव कि जनाब सेकंड है, इसके बाद पेड द बैंक लोन इन फुल, और ये ट्रांजैक्शन हो रही है जनाब 23 के बाद 25 को, ऑन द 25th of September। ठीक हो गया जनाब, क्या है जनाब, रीपेड द बैंक लोन इन फुल थ्रू चेक, रीपेड द बैंक लोन इन फुल, यानी कि सारे का सारा लोन पे कर दिया थ्रू चेक। बैंक को उसने चेक दे दिया कि ये ले जी, हमने आपसे लोन लिया था, ये आपका लोन वापस। ठीक, तो क्या होगा जनाब, तुम कह रहे हैं जनाब वही जैसे हम कल कर रहे थे, लाइबिलिटी में डिक्रीज आ गया और एसेट्स में भी डिक्रीज आ गया। बैंक से पैसे दिए आपने, लोन की अमाउंट कितनी थी, तो हम देखते हैं जी बैंक लोन था 50,000 का, तो हमने यहां से 50,000
माइनस कर दिया, और इधर बैंक लोन जो है उधर आ गए, ये भी खत्म हो गया, -50,000, -50,000, 50,000 बैंक लोन खत्म, 50,000 बैंक में से निकल गया। बड़ी सादा सी ट्रांजैक्शन है जनाब, इधर से पैसे बैंक लोन को हमने रीपे कर दी। ले जनाब, इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक। इस पे इंटरेस्ट भी था, वो भी दिया जनाब। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ₹4,000 पेड थ्रू चेक। कह रहा जी इंटरेस्ट भी था इसके ऊपर, तो वो भी हमने पे कर दिया, और वो कितना था जनाब, वो था 4,000 का, और वो भी हमने बैंक के थ्रू पे किया। अब इंटरेस्ट क्या है, इट्स एन एक्सपेंस, ठीक, तो एक्सपेंस है, इकोनॉमिक रिसोर्स कंज्यूम हुए इंटरेस्ट की सूरत में। कहां से रिसोर्सेज कंज्यूम हुए, बैंक से, -4,000, और चूंकि ये हमारा एक्सपेंस है, इट विल रिड्यूस द प्रॉफिट, सो व्हेन इट विल रिड्यूस द प्रॉफिट, इट विल रिड्यूस द कैपिटल। So expense, interest expense. So it will reduce the profit. So when it will reduce the profit, it means it will reduce the capital. Same expense wali nature. Salaries paid. ₹10,000 in cash. 10,000 की सैलरीज दे दे, 10,000 की सैलरीज दे दे, कैश में से दे दे, सो -10,000 कैश में से निकल गया। और अगेन इट्स एन एक्सपेंस, तो हम कहेंगे जनाब इट विल रिड्यूस द प्रॉफिट, -10,000 सैलरीज, एक्सपेंस, इट विल रिड्यूस द प्रॉफिट, सो इट विल रिड्यूस द कैपिटल। देन he paid the electricity and telephone bill, 5,000 in cash. Telephone and electricity bill, ₹5,000 in cash. 5,000 का आपने बिल दिए। Again, it's an expense. So once again, क्या आ गया जनाब, इट इज गोइंग टू बी 5,000 कैश में से निकल गया, और वंस अगेन इट विल रिड्यूस द प्रॉफिट, -5,000 रेंट एंड टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी। ले जाओ, इसके बाद क्या जनाब, इसके बाद he withdrew for his personal use ₹10,000 in cash. Drawings, ₹10,000 इन कैश। कह रहे जनाब 10,000 की ड्राइंग्स की हैं और कैश में की। वंस अगेन क्या करेंगे जनाब, कैश में 10,000 माइनस 10,000 माइनस कैश कम हो गया, और ड्राइंग्स की है, इसका मतलब है कैपिटल कम होगा। 10,000 की ड्राइंग्स। अब मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग्स एक्सपेंस नहीं होता, तो इट विल नॉट रिड्यूस द प्रॉफिट, बट येट इट विल रिड्यूस द कैपिटल। चूंकि वो अमाउंट जो ऑनर वापस लेके जा रहा है, तो हम उसके कैपिटल में से माइनस कर देंगे, क्योंकि जो अमाउंट उसने बिजनेस को दी प्लस प्रॉफिट सब ऑनर का, तो जब उसमें से विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उससे हम ड्राइंग्स कहते हैं, एंड इट विल रिड्यूस द कैपिटल। तो ये जनाब यहां पर हो गया क्वेश्चन हमारे पास, दैट इज कम्स टू एन एंड। तमाम ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक। अब हम इसका टोटल लिख लेते, तो टोटल नीचे नहीं लिखते, इधर लिखते जाते, तो आगे हमें नजर आता रहे। तो अगर आप टोटल करें इसका, कैश हमारे पास बाकी कितना बचा, 50,000 से बात शुरू हुई, so it started with 50,000, 50 माइनस 5 45 रह गए, जमा 1 लाख, 1 45 हो गए, माइनस 20 कितने रह गए, 1 25, माइनस 50 कितने रह गए, 75,000, माइनस 10 65,
-5 60, -10 50। इसका मतलब हमारे पास कैश रह गया बाकी टोटल 50,000, 50,000 का कैश। सो व्हाट इज इन बैंक? 50 जमा 50 माइनस 1 लाख, तो ये तो आपस में जीरो हो गया। फिर 1 लाख आया, ठीक, फिर जमा 50,000 1.5 लाख माइनस 50, ठीक हो गया। तो हमारे पास बच गए बाकी 1 लाख, और 1 लाख में से 4,000 बाकी निकल गए, तो हमारे पास बैंक में पड़े हैं 96,000, ठीक, इट इज 96,000। शॉप है जी हमारे पास 100,000 की, फर्नीचर एंड फिक्सचर है जी हमारे पास 20,000 के, और रिसीवेबल्स खत्म हो गए। तो ये टोटल कितने के बन गए? तो हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। 50,000 जमा 1 लाख 1.5 लाख जमा 20 1,70,000, और 170 प्लस 96, तो ये बन के जब हमारे पास टोटल, इन सबको अगर हम टोटल कर लें तो ये बनता है 2,66,000। तो हमारे पास टोटल एसेट्स हैं 266,000। अब आप कैपिटल को कर लें। स्टार्टेड विद 100,000 माइनस 5,000 जमा 1 लाख जमा 2 लाख, तो 3 लाख माइनस 5,000, 300,000 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 10, सो इट इज 266,000। ठीक हो गया। इधर आते हैं जनाब, लाइबिलिटी भी जीरो है, पेएबल भी जीरो। तो इसका मतलब है कैपिटल कितना है 266 और एसेट्स कितने हैं 266। तो इक्वियन जो है वो हमारे पास वंस अगेन, तो आपने देखा जनाब इक्वियन जो है हमारे पास स्टिल इक्वल। सो एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो ये जनाब सिस्टम आपको बार बार कराने का मकसद सिर्फ ये है 3 लेक्चर्स में, कि आप एक चीज जो है उसको रिटेन कर लें, ग्रैब कर लें। आपके ज़हन में कोई इबहाम, कोई वसवसा, कोई चीज नहीं रहनी चाहिए कि शायद ये ऐसे नहीं है या शायद ये ऐसे नहीं। पूरी तरह इसको ग्रिप कर लें, ठीक, क्योंकि आगे जो अब मैंने कनेक्ट करना है इसको फर्दर, तो ये सारा इसी से आगे हमने लेके चलना है इसको, अकाउंटिंग इक्वेशन से आगे लेके चलनी है बात, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है इसको अच्छी तरह से कनेक्ट कर लें। जब आप ये तीसरा लेक्चर देखें अकाउंटिंग इक्वेशन पे चौथा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि वंस अगेन एक दफा दोबारा सारे लेक्चर्स को दोबारा देखें और पूरा होलसम कॉन्सेप्ट जो है उसको अपने ज़हन में लेकर रखें कि हम बात क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। और इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरी डिस्कशन में हम क्या कंक्लूजन्स विड्रॉ करते हैं, ठीक। हम ये कह रहे हैं शुरू दिन से हमने ये कहा कि तमाम स्टोरी जो है वो चलती है कहाँ से, इकोनॉमिक रिसोर्स से, ठीक। वी स्टार्टेड विद द स्टोरी कि जनाब पूरी स्टोरी जो चलती है वो इकोनॉमिक रिसोर्स से चलती है जी, कि बिजनेस के पास कितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, ठीक, कितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, ठीक, और वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं, ठीक, कहां से आए हैं, कहां चले गए, है जी। सारी स्टोरी इसके गिर्द ही घूमती कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज आए कहां से और कहां को चले गए। इसका मतलब है कि अगर आप देखें तो सारी स्टोरी जो है वो एसेट्स के गिर्द, अगर हम जुबान यूज करें तो हम कहते हैं जनाब एसेट्स के गिर्द घूमती, तमाम स्टोरी एसेट्स के गिर्द घूमती। अब आप ये कहते हैं कि एसेट्स में या तो इंक्रीज आता है, देयर इज एन इंक्रीज इन एसेट, या एसेट में डिक्रीज आता। दो ही पॉसिबिलिटी है, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। या एसेट्स में इंक्रीज आएगा या डिक्रीज। तीसरी पॉसिबिलिटी के कोई मूवमेंट आए, कोई चेंज ना आए तो वो तो कोई इश्यू नहीं है।
तो हमने जनाब रिकॉर्ड हिसाब रखना है कि एसेट्स में इंक्रीज आया या डिक्रीज आया। ठीक, अगर एसेट में इंक्रीज आया तो हमने कहा जी क्या पॉसिबिलिटी है इंक्रीज आया होगा, तो हम कहते हैं उधर कैपिटल में भी इंक्रीज आया होगा, इंक्रीज इन कैपिटल। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है सबसे पहले कि एसेट्स में इंक्रीज आया तो कैपिटल में भी इंक्रीज आया होगा। अच्छा, अगर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है इंक्रीज इन लायबिलिटी, यहां लायबिलिटी में इंक्रीज आया होगा। अच्छा, और हमने कहा जनाब दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि कैपिटल में इंक्रीज की जब हम बात करते हैं तो एक तो ये है कि ओनर दे दे, है जी। फिर हमने कहा ये दूसरी कैपिटल में इंक्रीज आया होगा ड्यू टू इनकम, यानी कि प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की वजह से इंक्रीज, कैपिटल में इंक्रीज, एसेट में इंक्रीज या लायबिलिटी में इंक्रीज। ठीक, इसके बाद 3 मेन सोर्स हो गए इंक्रीज इन एसेट के, या कैपिटल है या इनकम है जो कि कैपिटल का ही पार्ट है, और या लायबिलिटी में इंक्रीज। तो इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी, तो हमने कहा हाँ एक और भी है। तो वो क्या है? डिक्रीज इन अदर एसेट, डिक्रीज इन अदर एसेट। अब आप इसको वो जो आपके पास राइट साइड पे टेबल बना है, सवाल किया, उसके साथ रिलेट करें। देखिए क्या हमेशा यही हुआ है कि जब एक साइड पे एसेट में, किसी एक एसेट में इंक्रीज आया तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। ठीक, इसी तरह जब हम कहते हैं डिक्रीज आएगा, दूसरी साइड यह है कि एसेट में डिक्रीज आ जाए, तो हम कहते हैं डिक्रीज आया होगा तो फिर उधर कैपिटल में भी डिक्रीज आया होगा, डिक्रीज इन कैपिटल। वो कैसे आता है जी कैपिटल में डिक्रीज? तो हम कहते हैं एक एक्सपेंस की सूरत में, यानी कि प्रॉफिट रिड्यूस करेगा तो कैपिटल डिक्रीज होगा। दूसरा ड्राइंग्स की सूरत, ड्राइंग्स होंगी तो कैपिटल डिक्रीज करेगा। ठीक, तो एक साइड पे अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो दूसरी साइड पे डिक्रीज इन कैपिटल। फिर हमने कहा और कोई पॉसिबिलिटी, हमने कहा हाँ जी बिल्कुल है। वो क्या है? डिक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज भी डिक्रीज हुई होंगी, लायबिलिटीज भी डिक्रीज हुई होंगी। ठीक, कैपिटल में डिक्रीज इस वजह से आएगा अगर एक्सपेंस इंक्रीज कर जाएगा। ड्राइंग्स अगर बढ़ेंगी तो कैपिटल में डिक्रीज आएगा, जिसकी वजह से दूसरी साइड पे एसेट्स भी डिक्रीज हुए। सो डिक्रीज इन लायबिलिटी विल ब्रिंग अ डिक्रीज इन एसेट्स। हमने कहा जी और भी कोई वजह है, तो मैंने कहा हाँ जी एक और वजह, इंक्रीज इन अदर एसेट। अगर कोई एक एसेट डिक्रीज हुआ है तो अगर ये कुछ नहीं हुआ तो फिर दूसरी तरफ कोई एसेट इंक्रीज हुआ होगा। ये पॉसिबल ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे, इंक्रीज और डिक्रीज के रेफरेंस। ये जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया इसको आपने रिलेट करना है विद योर राइट हैंड साइड। इसी क्वेश्चन में और भी जो सवाल आप करें उसके साथ आप देखें कि सारी स्टोरी एसेट्स के गिर्द, अगर हम देखें एसेट को हम अपना मेन पॉइंट बना लें तो उसके इर्द गिर्द सब जमघट्टा लगा हुआ है, दूसरी साइड पे क्या हो रहा है हमने ये ट्रेस करना होता। ठीक, तो ये था जनाब आज का लेक्चर। होपफुली आपको समझ आई होगी और चीज़ों को आप रिटेन भी कर रहे होंगे। ठीक, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अकाउंटिंग विजन को आगे फर्दर एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। ठीक हो गया सर? थैंक यू फॉर तक अप टिल नाउ। थैंक यू वेरी मच।